हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार एससीईआरटी कक्षा 10 गोधूली भाग 2। ठीक, इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, बिहार एससीईआरटी बुक हिंदी है जिसका नाम है कक्षा 10 गोधूली, कक्षा 10 भाग 2 गोधूली। जिसके पास हो वो पढ़ सकता है गोधूली। ठीक, उसी का ये पहला चैप्टर है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये निबंध लिखा है किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो पहले हम भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को, इस निबंध को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय है और ये बहुत ही ऑथेंटिक मैटर है। क्योंकि लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि 6 to 8 के लिए क्या पढ़ें, तो 6 to 8 के लिए अभी एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से भी हुआ नहीं, तो पेपर नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11 to 12 हो, उसके लिए बिहार एससीईआरटी 6 से 12, बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, वो भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने की संभावना है। तो चलिए, लग रहा है कि 2 दिन में हम लोगों का एससीईआरटी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास बहुत जल्दी मैटर पहुंच जाए, इसीलिए हम एक दिन में 3 क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी पहली भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सारी रचनाएं जो है इंग्लिश में हैं। ठीक है, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत बाबा साहब
यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, परंतु प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, यहाँ तक तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है। अब पढ़ेंगे उस निबंध को जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ठीक है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का ऐसा पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। ये बात सही है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूख मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा करने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रौढ़ारुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों के जकड़ पर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को
किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ये नीचे इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस सब को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम सोचते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कवर करवाया जाए, तो ये पीडीएफ हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप नंबर पता नहीं है तो आप लोग इस पर मैसेज करिएगा 87 37 81 28 39। इस पर आप मैसेज करेंगे तो ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे जितना भी मैं क्लास लेती हूँ सारा पीडीएफ वहीं पे मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो वहीं से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तब मिलते हैं इसके अगले वाली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नलिन बिलोचन शर्मा का जो है विष के दांत कहानी, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।